फ्रेंड हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का परीक्षा तिथि जो 5/3/2023 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में पेपर, आज हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस की लेक्चर में आपने देखा हमने 2023 जून में जो पेपर हुआ था उसका पहला शिफ्ट और जो सेकंड शिफ्ट था दोनों करवा दिया है। साथ ही दिसंबर 2022 में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो भी आपने सॉल्व किया। आज जो हम व्याख्या सहित हल करने वाले हैं वो है दिसंबर 2022 का ही, लेकिन शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। उम्मीद है कि आप ट्रेंड समझ पा रहे हो कि इस समय किस ट्रेंड पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले से कितना अलग है। बाकी हम 2023 से जर्नी शुरू की है, आगे तक जाएंगे हम। तो जो पिछला पेपर है यानी जो इस समय पेपर का ट्रेंड है आगे कैसे था, ये दोनों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से अब मूल टेक्स्ट से क्वेश्चन काफी डेप्थ में पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अब तक आप 3 पेपर सॉल्व करने के बाद आइडिया भी लगा चुके होंगे कि ये इससे तो क्वेश्चन जरूर आता है। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यूनिट आपका पहला ही है लैंग्वेज से, तो पहले यूनिट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भाषा के रूप में अवधि का पहला प्रयोग किस रचना में मिलता है? खाली पारी, चंदायन, मृगावती, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो अवधि का प्रथम प्रयोग आपसे पूछा है कि भाषा के तौर पे में कहाँ मिलता है, तो ये है खालिक बारी। भाषा के रूप में अवधि का पहला प्रयोग खालिक बारी में मिलता है। खालिक बारी किसका है? अमीर खुसरो का। एक तो ये हो गया कि लैंग्वेज के आधार पे देखें तो अवधि का जो प्रथम हमको प्रयोग कहाँ पे है वो खालिक बारी में मिलता है। दूसरी चीज, ये किसकी रचना है? खालिक बारी अमीर खुसरो की है। और अवध क्षेत्र में व्यवहारता बोली ही अवधि कहलाई, यानी जो अवध क्षेत्र में बोली गई जो बोली उसी को बेसिकली अवधि कहते हैं। अवधि की उत्पत्ति और उसके विकास पर चर्चा की जाए तो दो भाषा वैज्ञानिक के मत हमारे सामने आते हैं। कौन से हैं? एक तो ग्रियर्सन है, मॉडर्न वर्नाकुलर जिनका आपने पढ़ा है, तो ये ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन जो है ये अवधि या पूर्वी हिंदी को सौरसेनी और मागधी के बीच की अर्धमागधी से उत्पन्न मानते हैं। यानी इनका मानना है जो ये अवधि अवधि या पूर्वी हिंदी, ये कहाँ से निकला? अवधि या पूर्वी हिंदी, ये सौरसेनी और मागधी के बीच से अवधि या पूर्वी हिंदी निकला है, वहां से अर्धमागधी से उत्पन्न मानते हैं। और दूसरे हैं बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना ने इसे कोसली उद्धृत माना कि कोसली से उत्पन्न हुआ है। मूलतः अगर देखें तो अवधि के विकास को 3 कालखंड में बांटकर देखा जा सकता है। शुरुआत से लेकर अगर 1400 ईस्वी तक देखेंगे तो कह रहे हैं कि शुरुआत से लेकर अगर हम 1400 ईस्वी तक देखें तो ऐसा लगता है कि हाँ अवधि था। इसके बाद अगर हम दूसरा टाइम देखें तो 1400 से 1700 का जो समय है उसमें भी अवधि रहा, और 1700 से आज तक एक अवधि का अलग दौर चला। प्रारंभिक अवधि के एग्जाम्पल में जैसे पिपरावा, शोहगौरा, सारनाथ, रुक्मनदेव, खैरागढ़, ये अभिलेख देखने को मिलते हैं। आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा सारनाथ का, पिपरावा, सोगौरा। और अवधि का उदाहरण जो है प्राकृत पैंगलम, राहुल बेली, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, इन ग्रंथों में भी मिलता है। तो इन सब का हमने जिक्र किया है। आपने आदिकाल रामचंद्र शुक्ल जी का देखा होगा। तो शुरुआत में जो सामान्य परिचय है और इसके बाद अभ्रंश काव्य में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। इनके अलावा यहाँ तक कि हेमचंद, तो जैन में देखें तो हेमचंद के बारे में बात किया जाए तो हेमचंद की अपभ्रंश भाषा में भी अवधि का पुट देखने को मिलता है। काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को जाता है। किसने अवधि को काव्य भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित किया? तो सूफी कवियों ने किया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? हिंदी का पहला गद्य ग्रंथ है। इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये रचना दामोदर शर्मा ने 12वीं सदी के आसपास लिखा, और ये एक व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का पहला सूफी प्रेम काव्य कौन सा है? चंदायन है। इसमें नायक लोरिक नायक चंदा की प्रेम कथा है। मृगावती कुदबन की रचना जो सन 1501 में लिखा गया था। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि प्रथम जो राजभाषा आयोग है उसकी स्थापना कब की गई? राजभाषा आयोग जो है हमारे सामने कब बन के आता है? तो देखिए प्रथम राजभाषा आयोग जो बना है 7 जून 1955 में बना है। 7 जून 1955। तो यहाँ पे देखिए 2022 वाले पेपर में यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला यूनिट जो लैंग्वेज से है, आपने दोनों क्वेश्चन देखा एक तरीके से, वहीं से आधार बना के पूछा गया अवधि लैंग्वेज से। और फिर जो राजभाषा आयोग है 7 जून 1955 में गठित होता है। ये जो गठित हुआ था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1955 में
बाल गंगाधर यानी बीजी खेर, इनकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने ही अपना प्रतिवेदन 55 में गठन हुआ, 56 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, जो संसद के सामने कब रखा गया, 1957 में। तो 56 में घटा और 56 के बाद प्रतिवेदन जो है अब 55 में ये बनता है 21 सदस्य, और इनके साथ ही राजभाषा आयोग को अपना प्रतिवेदन ये 56 में यानी 1 साल बाद देते हैं, और जो संसद के सामने वही चीज 57 में रखा जाता है। राजभाषा आयोग जो है, इसकी सिफारिश, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, क्योंकि सिफारिश इन्होंने दे दिया था, तो अब राजभाषा आयोग कौन सी सिफारिश दे रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि उसकी समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन होता है। श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश के लिए किया गया था। तो समीक्षा के लिए हमने बताया राजभाषा आयोग 1957, ये गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति बनता है, और बीजी खेर की अध्यक्षता में जो ये गठन जो जिनमें सिफारिश किया गया था, तो निम्नलिखित विषयों पे इन्होंने सिफारिश किया था। किसने? बीजी खेर ने क्या क्या दिया था पहले? उन्होंने कहा कि जो संघ के सरकारी कामकाज है उसके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करो। संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि मनाही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी को तवज्जो को, कुछ कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही थी। संविधान का जो अनुच्छेद 348 है उसमें वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए। तो संघ की किसी या किन्हीं खास कार्य के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप निर्धारित कैसे किया जाए। एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी लेगा। इन सारी चीज़ों पर जिक्र करने की बात की गई। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। तो कब किया? भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत प्रदत्त जो शक्ति है उनका प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। बघेली जो है वो बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अब बघेली जो है सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण कहाँ से? तो बघेली जो है अर्धमागधी से है। बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, यानी बघेली जो आया वो मागधी से नहीं है, ध्यान रखिए। बघेली जो है ये अर्धमागधी से है, अर्धमागधी अपभ्रंश से है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद रूप हैं जिनमें आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। ये 7 रूप अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं? उसमें है सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस है, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी है। जो सौरसेनी अपभ्रंश है उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती है ना। सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती है। पैसाची अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी है। तो सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पैसाची में लहंदा, पंजाबी, ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी है। खस अपभ्रंश में पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली है खस में। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी है। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती हो गया। पैसाची में लहंदा, पंजाबी, ब्राह्मण में सिंधी, खस में पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, और महाराष्ट्री में मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी। मागधी में क्या आता है? बिहारी, बांग्ला, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। पूर्वी हिंदी के तहत 3 बोली आती है। पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आता है। बघेली के देखिए अन्य नाम क्या है? बघेली को हम रिवाई तथा इसकी उपबोली निवट्टा नाम से भी जानते हैं। बघेली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। बघेली बोली उदासीन, आकार, बाहुला होती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी जो है व्यंजन ध्वनि कौन सी है इसमें? तो स्पर्श संघर्षी जो संघर्ष करे बोलने में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत ज्यादा लगता है, उच्चारण के बाद आने वाले भाग संघर्षी होते हैं, उसी को कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ये सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च, छ, ज, झ। जैसे स है, श बोलने में आपको उष्मा खर्च करना पड़ रहा है, इसको संघर्ष करना पड़ रहा है बोलने में, तो स उष्म व्यंजन है, क्योंकि इन्हें जो है बोलने से सांस की उष्मा जीवा दांत को स्पर्श करती है। इसे दंतमूल भी कहते हैं। यह अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन के तहत य, र, ल, व ये भी आते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से भी होता है, किंतु कहीं पूर्ण स्पर्श नहीं होता है।
अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। नस्पर्श व्यंजन के तहत वर्ग त थ त थ न आता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य लोचन जो है वर्णित है? तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है उसमें जो है किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? ये है 693 से 1693 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का जो है आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ 693 से 1693 ईस्वी की कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा है। ग्रंथ में संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि अर्थात 693 से 1693 तक की कालावधि को लिया गया है। डॉक्टर वर्मा जी ने संपूर्ण ग्रंथ को कितने 7 प्रकरण में विभक्त किया है। इन्होंने स्वयंभू को भी, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो फ्रेंच विद्वान गार्षद तासी ने। तासी की पुस्तक का नाम इस्तवार दलाल लिटरेतुर हिंदुस्तान है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षेय ने तासी की इसी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया है? तो गार्षद दासी के हिंदुई हिंदुस्तान का इन्होंने 1952 में लक्ष्मी सागर ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च स्थान पे है। शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशन में आया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपहूं और हट्ठा, ये किसने कहा? देसिल जैना। तो ये विद्यापति का है। देसिल जना देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जपहूं और हट्ठा, ये विद्यापति की पंक्ति है। पंक्ति का मतलब है देसी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ जैसे मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से अलग प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? देशी भाषा कहा है। बालचंद बिजवावई भाषा दोहने लग गई दुज्जन हासा। तो बालचंद बिजवावई भाषा दोहने लग गई दुज्जन हासा पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं, इन्होंने 933 में, देवसेन नामक जो जैन ग्रंथकार हुए इन्होंने 933 में श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक किसमें? दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए, जैसे जो जिड़ सासण भाष्यो सो मई कहियो सार, जो पालई से भाव करी सो शरी पावई पारो। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। आगे है नौलख पात्र आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले खेले तब अंतर बसे भंडारा। हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। अन्य पुस्तक है कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। राधा की प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में मिलता है? तो राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न जो है आत्मजीव लोकायतन संशय की एक रात कनुप्रिया। कनुप्रिया देखिए, इसमें राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ। कनुप्रिया पूर्व मान्य रूप में नहीं है, एक नए अर्थ में एक प्रबंध काव्य है। इसमें कृष्ण के साथ बीते राधा के तन में क्षणों की विभिन्न स्थितियों को रूप दिया गया है, कभी अभिप्रेत, कोई कथा कहना नहीं। एक ऐसा प्रबंध काव्य है कनुप्रिया जो आधुनिक शिल्प और भावबोध दोनों को आत्मसात कर सका। कनुप्रिया अपनी संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। लोकायतन 1964 में पंत जी की प्रबंध कृति है, जिसमें कवि ने भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा को कहा है। इसमें 2 खंडों में ये विभक्त है। आत्मजयी जो है 1965 की, इसका आत्मजयी है कुंवर नारायण की प्रबंध कृति है आत्मजयी। और इनके अलावा ये कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर, यानी आत्मजयी है वो किस पे है? तो आत्मजयी जो है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता का एक संशय की रात करके है 1962 में, राम के मन के संशय को चिन्हित करता है ये। नरेश मेहता की इन रचनाओं में है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या, उत्सवा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो किस विधा के तहत आता है? तो उपन्यास। हरिओद ने जो ये लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास विधा के तहत आता है ये। इनके अधिकिले फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाया गया है।
ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 इनकी अपेक्षाकृत प्रसिद्ध रचना है। हरियोजी 1865 से 1947 द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक, इतिहासकार भी थे। इनके काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून 1925, चुभते चौपते चौके चौपते 1932, बोलचाल, रस कलश, वैदेही बनवास 1740 प्रसिद्ध है। इनमें से प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। रस कलश की रचना कैसे हुई है? तो रस कलश की रचना है ब्रज भाषा में तथा प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की रचना हुई है खड़ी बोली में। इनको कवि सम्राट की उपाधि भी मिली है। प्रिय प्रवास पर इन्हें क्या मिला है? प्रिय प्रवास पर इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी प्रकार जो इनका चुभते चौपते चौके चौपते और बोलचाल मुहावरे भाषा में रचित सफल काव्य कृति है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, ये किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, ये किसका है? तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे रेणु जी के पत्रों का संग्रह है। इसका संपादन किसने किया? भारत यायावर ने किया था। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे रेणु जी का पत्रों का संग्रह है और भारत यायावर ने किया था ये संग्रह। इसमें रेणु ने कुल 65 व्यक्तियों को लिखे गए तरह तरह के जो पत्र हैं उनके, रेणु जैसे संवेदनशील और प्रयोगधर्मी रचनाकार के जीवन संघर्ष के अंतरंग और विश्वसनीय दस्तावेज हैं। कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद अज्ञेय कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद अंगेय और नंदकिशोर आचार्य के पुराने नए लेखकों को अनगिनत पत्र लिखे हैं। अज्ञेय के पत्र का संपादन किसने किया है? इसी तरीके से आप देखो कि अज्ञेय के जो पत्र उसका संपादन डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया है। विद्यानिवास मिश्र जो है ललित निबंधकार हैं। इनके ललित निबंधों में तुम चंदन पानी वर्षंत आ गया, कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की छा। और नागार्जुन का जो पत्र है, नागार्जुन जी के पत्रों का संग्रह देखे तो 1987 में नागार्जुन के पत्रों का संपादन किसने किया था? नरेंद्र कोहली ने किया। नागार्जुन के पत्र 1987 इसका संपादन नरेंद्र कोहली ने किया। पत्र साहित्य हिंदीगत की नवीनतम विधाओं में सबसे कम समृद्ध है। पत्र लेखन तो लिखने की कला के आविष्कार के साथ ही आरंभ हुआ होगा, किंतु साहित्य की एक मूल्यवान विधा मानकर प्रकाशित करने और उसके कला रूप का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव, ये निम्नलिखित में से किसका मानना था? रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, ये निम्नलिखित में से किसका मानना है? तो यह है भट्ट लोलट का। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यानी जो रस का एक आनंद होता है, वो जो लेने का आनंद है, वो कहा जा रहा है कि मूल ऐतिहासिक जो पात्र उन्हीं में संभव है। ये कहना किसका है? भट्ट लोलट का। इसके वर्णन में निपत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो प्रथम प्रयोग भरत मुनि की रस सूत्र में मिलता है। विभावा नुभावा व्यभिचारी संयोग दशा निष्पत्ति। भरत मुनि के बाद आचार्यों में रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार निम्न है। आचार और सिद्धांत, और यहाँ पे दिया है दार्शनिक मत। भट्ट लोलट का है, जैसे भट्ट लोलट के सिद्धांत में देखें तो उत्पत्ति आरोपवाद है, मीमांसा दर्शन, शंकु का अन्मितिवाद, न्याय दर्शन, भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। देखिए भट्ट लोलट का क्या है? भट्ट लोलट का उत्पत्ति आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, शंकु का अन्मितिवाद है न्याय दर्शन, भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद है सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद है शैव दर्शन। आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता भी माना जाता है। आचार्य शंकु के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। शंकु के अनुसार है ये चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद आरोपवाद में रस के मुख्य रूप से अनुकार्य वास्तविक रामादि में, यानी उत्पत्तिवाद आरोप में रस के मुख्य रूप से अनुकार्य में रहते हैं और गौड़ रूप में नट में। ये अच्छे से जो है जब वो करेंगे जो काव्य शास्त्र संबंधित, वहाँ पे अच्छे से बता पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आचार्य क्षेमेंद्र के बारे में दिया है कि आचार्य जो क्षेमेंद्र हैं भारतीय काव्य शास्त्र में देखते हैं, ये भारतीय काव्य शास्त्र के तहत आते हैं। तो इनमें जो क्षेमेंद्र हैं, इन्होंने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेके बड़े यानी विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए जो औचित्य के भेद वो कितने बताएं? तो इन्होंने 27, क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद कुल बताए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया कि औचित्य भी बहुत जरूरी है। जैसे किसी ने कहा रस जरूरी है, किसी ने कहा अलंकार जरूरी है,
वैसे ही छेमेन ने कहा औचित्य जरूरी है और कुल 27 आधार बनाए उसके काव्य के प्राण के रूप में। और इसमें है अलंकारा सत्वा अलंकारा गुणा एवं गुणा सदा औचित्यम रसिद्धस्य स्त्रम काव्याशम जीविता। इससे स्पष्ट होता है कि अलंकार और गुण तो अलग तत्व है, पर रस सिद्ध काव्य की स्थिरता औचित्य तत्व पर ही डिपेंड करता है। तथा औचित्य प्राण है, जब शरीर में प्राण है तभी अलंकार और गुण की शोभा टिकती है तथा उसमें रस का संचार हो पाता है, पर प्राणों से रहित होकर उसमें कोई भी विशेषता नहीं रह जाती। क्षेमेंद्र के विचार से औचित्य के भेद है पदवाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष के औचित्य संयोजन रूप। मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? जो मूल धातु से संबंधित वक्रता है उस वक्रता को क्या कहते हैं? तो पद पूर्वार्ध कहते हैं। मूल धातु से संबंधित वक्रता को पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति की कितने भेद माने? तो कुंतक ने वक्रोक्ति के कुल 6 भेद माने हैं। जो 6 भेद वक्रोक्ति के माने हैं कुंतक ने, उसमें विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध है, वाक्य है। विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध है, वाक्य वक्रता है, प्रकरण वक्रता है, प्रबंध वक्रता है। तो प्रकरण की वक्रता, प्रबंध की वक्रता, विन्यास की वक्रता, पद पूर्वार्ध, वाक्य, ये कुंतक द्वारा है। जो पद पूर्वार्ध वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता, ये पद वक्रता का एक रूप है। पद पूर्वार्ध वक्रता क्या है? पद पूर्वार्ध वक्रता ये पद वक्रता का एक रूप है। पद वक्रता में व्याकरण संबंधी प्रयोग में चमत्कार आता है। इस पूर्वार्ध वक्रता के 10 रूप माने गए हैं। क्रिया के प्रयोग में जहाँ पर चमत्कार हो वहाँ पे क्रिया वक्रता होता है। ये वक्रता धातु रूप प्रयोगों पर आश्रित है, जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, शव करे बहुवन हंसे, देन कहे नटी जाए। और जो वर्ण विन्यास वक्रता है, वर्ण विन्यास वक्रता, इसके तहत वर्णों के इस प्रकार का संगठन आता है जिससे चमत्कार उत्पन्न हो। इसके तहत शब्द अलंकार विपाश यमक विभिन्न वृत्तियों शब्द गुणों का समावेश है। पद परार्ध वक्रता, इसके तहत पद के परार्ध में प्रकट विशेषताओं का संकेत है। यह वक्रोक्ति काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपग्रह, प्रत्यय तथा पद वक्रता के रूप में अभिव्यक्त होता है। वाक्य वक्रता, वाक्य वक्रता के तहत उदार एवं सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन आता है। इसमें एक प्रकार का वर्णन तो स्वाभाविक होता है जिसे स्वभावोक्ति के रूप में कहा जाता है, और दूसरा कवि की सहज और आहार प्रतिभा द्वारा अलौकिक या विलक्षण वर्णन होता है। लिरिकल बैलेट 1978, तो लिरिकल बैलेट्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो लिरिकल बैलेट है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। लिरिकल बैलेट जो है 1798 में, लिरिकल बैलेट जो है 1798 में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की कविता का संग्रह है लिरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ ने 1795 में कॉलरिज के, ये देखिए लिरिकल बैलेट जो मिल के लिखे थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, तो वर्ड्सवर्थ जो है ये 1795 में, 98 से 3 साल पहले देखे, तो वर्ड्सवर्थ 3 साल पहले कॉलरिज के मित्र बने तथा उनके ही सहलेखन में, किसके? कॉलरिज के सहलेखन में ही वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट नामक कविता का संस्करण सन 1798 में प्रकाशित कराया। और लिरिकल बैलेट को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। उनकी भूमिका को किसने लिखा? उसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है, जो निम्नवत है। यहाँ पे देखिए ये जो चारों है भूमिका के शीर्षक के आधार पर बताया। 1798 में जब इनका आया तो एडवर्टीजमेंट नाम से आया। पहला 1798 में एडवर्टीजमेंट, द्वितीय 1800 में प्रीफेस नाम से, तृतीय 1802 में प्रीफेस नाम से, और चौथा भी 15 में प्रीफेस नाम से। प्रश्न में लिरिकल बैलेट का रचनाकाल 1798 ईस्वी है, जो कि गलत है क्योंकि इसका रचनाकाल 1798 है। अच्छा 1900 जो दिया है वो कह रहे हैं कि गलत लिखा, 1978 नहीं है, 1798 है। किस भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। ये कहना किसका है? तो शुक्ल जी का है, कि कह रहे कि किसी भाषा का मान लो साहित्य में व्यवहार नहीं हो रहा है, तो इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कहना शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास से है। शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल के तहत खड़ी बोली का गद्य कहा है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल को, आधुनिक काल क्या है उसको उन्होंने कहा है खड़ी बोली का गद्य का समय है। आगे लिखते हैं कि भोज के समय से लेकर हमीर देव तक अपभ्रंश काव्य की जो परंपरा चलती आ रही थी उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक देखने को मिलती है, जिसे भला हुआ जो मारिया बाइडी मारो कान।
राम कुमार वर्मा का क्या कहना है? उनका है कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वो देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? तो राम कुमार वर्मा जी इस पे सोचने को लोगों को मजबूर करते हैं कि जिसके पास हिंदी जैसी समृद्ध भाषा वो इंग्लिश के पीछे क्यों दीवाना है। और स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए, हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों को ढेर मात्र रह जाते हैं। ये कहना किसका है? एशिया के हरे भरे धर्म, ये हंटर का कहना है कि जो एशिया के हरे भरे धर्म है जैसे ही वो पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकाओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर बन जाते हैं। ये अंग्रेज अधिकारी हंटर है, हंटर का कहना है। लॉर्ड मैकाले को क्योंकि अंग्रेजी में शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है और भारतीय शिक्षा का जनक भी, और मैकाले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक भी था। मैकाले का जो विवरण पत्र है उसका प्रमुख अंश है सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे तथा इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करे, कुछ स्थान पर कॉलेज खोले जाए। विलियम जोन्स जो कि भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे, विलियम जोन्स वो प्राचीन काल अपने वैभव के शिखर पर था परंतु बाद में उसका तन होता चला गया। कैनिंग ने अनुच्छेद 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया। कैनिंग के समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय भी 1857 में तीनों खुला था। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? ये थोड़ा सा देखिए अंदर से क्वेश्चन है। तो काव्यशास्त्र से ही दिया गया है। विरोधी द्वंद्व संबंध किस चिंतक? तो चिंतन में आ गया ग्वाथवी, हैबरमास, लियोटार्ड, मदन स्वरूप। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किसने दिया है? लियोटार्ड ने विचार किया है। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पे। लियोटार्ड कौन है? एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, समाजशास्त्री हैं, साहित्यिक सिद्धांतकार हैं। यूरिगेन हैबरमास जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री हैं। उद्दंड मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो उद्दंड मार्तंड जो है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रजेंद्र बंदोपाध्याय। ठीक है, उद्दंड मार्तंड इनको प्रकाश में लाने का श्रेय ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। उद्दंड मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता का जन्म हिंदी प्रदेश से दूर कलकत्ता नगरी में हुआ। प्राप्त सामग्री के आधार पर हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर ही 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। चौसरिया के खेल मेरे, जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द का क्या मतलब है? कबीर की पंक्तियों से इस तरीके से 20 से शब्दों का अर्थ पूछता है। नंद, गोटी, आत्मा, खिलाड़ी। तो चौसरिया के खेल में नहीं जीवन की आस, इस खेल में इन्होंने क्या कहा है? जब दो गोटियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं उनकी आस में ही भक्त भीतर भीतर उतरता जाता है, सब कुछ दांव पर लगाता जाता है। बस एक ही उम्मीद की कोई घड़ी तो आएगी जब दोनों गोटे एक जगह मिल जाएंगे, जहां मैं और तू का मिलन होगा। अगर गोटी अकेली रह गई तो फिर जीवन व्यर्थ। जीवन का सारा अर्थ परमात्मा में डुबकी लगाने में है। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर पुकारता है? पिता पिता वो कहकर पुकारता है किसको? तिलक को। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक जो काव्य कहने वाला है तिलक को पिता पिता कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में कविता का जो प्रकाशन हुआ था ये सन 1961 में हुआ था। यूनिट 5 आपका हिंदी कविता से है और बहुत बारीकी से अंधेरे में ब्रह्म राक्षस यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अंधेरे में तो मुक्तिबोध की बहुत ही लंबी रचना है। तो इसमें कह रहे हैं कि तिलक को पिता पिता कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में कविता का प्रकाशन 1961 में हुआ। ये मुक्तिबोध की रचना है। इस कविता में अंधेरा जो है एक तरीके से वो सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। कविता में वह और मैं के बीच आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। व्यक्ति अपने आप को भूलकर वह पाने के लिए भटकता फिर रहा है। मैं अपनी सुविधाजीवी वृत्ति को छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसे अपनी कमजोरियों से लगाव है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो पहला प्रकाशन कल्पना में हुआ था, कल्पना में 1964 में। अंधेरे में जो कविता है इसका पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में। आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। तो पहले इसका नाम अंधेरे में नहीं था, आशंका के दीप जो है अंधेरे में नाम से हुआ था। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है।
अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम शक्ति पूजा का ये संवाद जो है वो किसने किससे कहा था? तो राम ने विभीषण से कहा था, क्योंकि माँ दुर्गे जो है उस रावण का ही साथ दे रही, तो वही कह रहे हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। यह संवाद राम ने किससे कहा था? विभीषण से। कहते उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते चल चल हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढल के जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, प्रचंड धस गया धरा में कभी गह युगपद मसक डर। कवि का कहना है कि रावणत्व एवं रामत्व के बीच होने वाला युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। यह युद्ध अपराजय और निरंतर है। इस युद्ध में राम की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। यही चिंता निराला के युग की भी चिंता थी और आज तो यह चिंता कुछ ज्यादा ही प्रासंगिक है। नैने चुहई जस महावट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महावट का क्या मतलब है? महावट माघ की झड़ी, महकता वट। तो नैने चूहो जस महारथ, जैसे नागमती में नागमती किस तरह विरह वर्णन में जो है परेशान है, रो रही है, विलक रही है, तो वही चीज कहते हैं कि नैन जो है उसके जो आंसू ढुलक रहे हैं, तो नैन चुहई जस महावट की नीरू, जैसे जो है माघ की झड़ी जो है पानी लगातार बारिश हो रही है वैसा हो गया है उसका। तो नागमती वियोग खंड झांसी की पद्मावत से लिया गया। पद्मावत रचना 1540 को इस परंपरा का प्रवर्तन काव्य मानते हैं, जिसकी कथा वस्तु आलोचकों ने दो खड़ो रत्न सेन पद्मावली के दो धड़ों में बांट दिया है। एक तो पद्मावती के विवाह का, तो दो उसमें खंड में देखें तो एक तो है पद्मावती के विवाह का पूर्वार्ध भाग और शेष उत्तरार्ध भाग में बटा है। पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना जाता है। पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक। वस्तुतः जायसी ने अपने प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है। क्या जायसी ने लिखा है? ओमन जनी कबित अस्कीना, भक या रहे जगत महचीना। अर्थात जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए ये काव्य लिख रहा हूँ, किंतु फिर भी ये भ्रांत धारणा प्रचलित है कि इसकी रचना सूफी मत के प्रचार के उद्देश्य से हुई थी। जायसी द्वारा रचित और भी अनेक काव्य उपलब्ध हैं, जिनमें अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरानामा है, मसलानामा है। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, लखनऊ, नैनीताल, कानपुर। तो पूरे झूठा सच उपन्यास में कानपुर का वर्णन नहीं है, नैनीताल का है, लखनऊ का है, जालंधर का है। झूठा सच उपन्यास में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच उपन्यास में जालंधर है, लखनऊ है, नैनीताल। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? उपन्यास में कानपुर शहर का वर्णन अगर देखा जाए तो नहीं है, बाकी जालंधर है, लखनऊ है, नैनीताल का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का ही 7वां उपन्यास है और ये दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिताभ, 12 घंटे, अप्सरा का शौक, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास जो है यशपाल जी के हैं। और झूठा सच जो इनका उपन्यास है पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ये 2 खंड में है। एक है इसका वतन और देश नाम से, दूसरा है देश का भविष्य। झूठा सच के प्रमुख पात्र में है जयदेवपुरी, तारा, कनक, सूद, गिल, सोमराज, डॉक्टर प्राणनाथ। तो जयदेव, तारा, कनक, सूद, गिल, सोमराज ये सभी हैं पात्र में। उपन्यास के अंत में डॉक्टर प्राणनाथ गिल कहते हैं कि अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं, देश की जनता के ही हाथ में है। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। ये कहना किसका है? तो ये गोदान में है कि ये कहना गोदान उपन्यास में अगर देखें तो गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का है। कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने ही हिंदी जगत को सेवा सदन 1918 ईस्वी में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 21, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 31, कर्मभूमि 1932, गोदान 36, मंगलसूत्र, कुल 11 उपन्यास दिए हैं। गोदान जो है प्रेमचंद का चिर अमर कीर्ति स्तंभ है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। गोदान के पात्र होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, दाता दीन, नोकीराम, पटेश्वरी, जिंगरी, ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरपाल ये सभी हैं। उपन्यास का नायक होरी है, झूठा सच यशपाल, मैला आंचल रेणु जी का है, जिंदगी नामा कृष्णा शोक्ति का है। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा में जो मिस कैथराइन है वो ऑस्ट्रिया की हैं। मिस कैथराइन जो यहाँ पे ऑस्ट्रिया राष्ट्र की निवासी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखा जाए तो कुल उन्होंने 4 उपन्यास लिखे।
जिसमें बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा है। तो ये चार, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा इनका है। मिस कैथराइन जो है ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। मिस कैथराइन का भारतीय विधाओं के प्रति असीम अनुराग है। अपने देश में रहते हुए भी उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो ये है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास जो है कृष्णा सोबती जी का, इसमें पारंपरिक गीत तो आए ही हैं, साथ ही इसमें बाबा फरीद हैं, शाह लतीफ और बुल्ले शाह, इनकी कविताओं का बहुतायत प्रयोग किया गया है। कृष्णा सोबती ने अब तक कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो कुल कृष्णा सोबती जी के द्वारा 6 उपन्यास लिखे गए हैं, जिसमें सूरजमुखी अंधेरे की 1972 में इनके द्वारा है, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, शमय सरगम 2000 ईस्वी। तो कुल 6 उपन्यास, सूरजमुखी अंधेरे की 1972, जिंदगी नामा 79, दिलो दानिश 93, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 तथा चैन्ना 2019। जिंदगी नामा एक बड़ा उपन्यास है, इसमें पंजाब की विगत जिंदगी का पूरा ब्यौरा दिया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास के प्रमुख पात्र शाहनी, शाहजी, मोहरी चाची, रबिया, करम बीवी, सरफराज जोरावर है। थमस के भीष्म सानी है, झूठा सच यशपाल जी का, शेखर एक जूनी अज्ञे का है। लाल पान की बेगम कहानी में जो बिरजू की माँ है, उसे बिरजू की माँ किसे टीशन वाली कहकर कहती है, संबोधित करती है? तो ये जो जंगी की पतोहू है, टीशन वाली, स्टेशन के पास उसका घर होता है। तो लाल पान की बेगम कहानी में जो बिरजू की माँ होती है, वो जंगी की पतोहू को कहते हैं टीशन वाली। और यहाँ पे ऐसे ही कहा जाता है, वो कहती है, अरे टीशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुचकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पटी हुई है, बेचारी आ जल्दी। लाल पान की बेगम कहानी के प्रमुख पात्र हैं बिरजू की माँ चंपिया, यानी बिरजू की माँ है चंपिया है, सुनरी है, मखनी फुआ है, जंगी की पतेहू है, राधे की बेटी। इन सारे लोगों का पात्रों का नाम ध्यान रखिएगा। बिरजू की माँ चंपिया है, सुनरी है, मखनी फुआ है, जंगी की पतोहू है, राधे की बेटी है। ठुमरी अग्निखोर आदिम रात की महक, ठुमरी अग्निखोर और आदिम रात की महक, एक सांवरी दोपहर की सभी कहानी संग्रह रेणु जी की है। रेणु की कहानी में रसप्रिया ठेस, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात की महक, पंचलाइट, पहलवान की ढोलक, संवदिया, अक्ल और बहस, तीन बिंदिया, ये सभी भी है। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये जो कहानी है, ये चंद्रदेव से मेरी बातें, ये कब प्रकाशन में आया? तो 1904 में। दुलाई वाली भी इनका लगा हुआ है 1907 में, दोनों ही सिलेबस में है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें सबसे पहले 1904 में प्रकाशन में आया। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र जी का है, राजेंद्र बाला घोष जी का है। इनकी कहानियाँ चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 7, दलिया 1909 इत्यादि सरस्वती में है। पत्रात्मक शैली में लिखी कहानी जिस पर शिव शंभू के चिट्टे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका बंग महिला। आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। ये कहानी जो है किसने किससे कहा? तो इसमें नवाब बीबी ने साहनी से कहा। नवाब बीबी जो है, इन्होंने नवाब बीबी ने साहनी से कहा। आज तक अभी कैसा हुआ नहीं, ये सारी चीज़ें। तो कहानी विपरीत कथन नवाब से बीबी ने साहनी से कहा। ये कहानी कृष्णा सोबती की है। इसमें देश विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्ते के एकाएक बदल जाने और झूठ में पड़ जाने की पीड़ा का संवेदनशील साक्ष्य है। इसमें प्रमुख पात्र में हैं बेगू पटवारी, इस्माइल मसीद के मुल्ला, जैलदार रसूली, नवाब बीबी इत्यादि। इनकी रचनाओं में डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के यारों के यार, तीन पहाड़, दिलो दानिश, जिंदा रूह, जिंदगी नामा, यह लड़की उपन्यास है, कहानी बादलों के घेरे तथा संस्मरण, हम हशमत है। पवित्रता माप है, मलिनता सुख का आलोचक, दुख पुण्य की कसौटी में पाप। स्कंदगुप्त नाटक में पवित्रता माप है, मलिनता सुख का आलोचक, दुख पूर्ण की कसौटी है पाप। ये जो है कहने वाला कौन है इसमें? तो ये कहती है देवसेना। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पूर्ण की कसौटी है पाप। ये संवाद स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का है। इनके प्रमुख पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, परदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाक, कुमारदास, धातुसेन, पूर्वगुप्त, भट्टार, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, आनंद देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा। स्कंदगुप्त का कथन है कि आखिर जो है
अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। जयशंकर प्रसाद का नाटक सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912, करुड़ालय 1912, प्रायश्चित 1913, राष्ट्रीय 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में है, कामना 27 में, स्कंदगुप्त 28 में, एक घुट 29 में, चंद्रगुप्त 31, ध्रुव स्वामी 33। मानो कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा नहीं जाना जा सकता। अतीत के सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। ये जो है चंद्रगुप्त नाटक में जो है ये किसका कहना है, दंडायन का या सिंहरण का, चंद्रगुप्त का, आम्भिक का। ये कहना किसका है, सिंहरण का है। मानो कब दानों से भी दुर्दांत हो जाता है, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाता है, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य जो है उसके लिए हम डरे क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता है किस बात की। ये संवाद जो है चंद्रगुप्त नाटक में सिंहरण का है, चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद का है। इसके अन्य प्रमुख कथन में देखिए, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है। चंद्रगुप्त नाटक में कहा जाता है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अरुणिया मन में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हिमाद्री तुंग सिंह से, ये भी पंक्तियां इसी से हैं। कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने का हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। ये जो अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा ये कहा गया है, उनका भाई श्रीपद, नजीर, नीरज, इंद्र नारायण, ये कौन कहता है यहाँ पे। तो जब अंजू दीदी नाटक में देखते हैं श्रीपद, श्रीपद उनका भाई जो है वो कहता है, ये उपेंद्र नाथ अस के द्वारा रचित रचना अंजू दीदी, चर्चित नाटक है अंजू दीदी। अंजू दीदी नाटक नायिका प्रधान नाटक है। इस नाटक में पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु है तथा नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार के विघटन की समस्या को दिखाया गया है। प्रमुख पात्रों में है अंजलि यानी अंजू दीदी प्रमुख पात्र, उम्र लगभग अंजू का 30 है। अंजू दीदी का भाई, अंजू दीदी का भाई उम्र उसका कितना है, श्रीपति। तो श्रीपति उम्र अंजलि का जो है 30 है। श्रीपति जो अंजू दीदी का भाई है वो 27-28 साल का है श्रीपति। इंद्र नारायण अंजू दीदी का पति है ना, इंद्र नारायण क्या है, अंजू का पति है। वकील है, उम्र 38-40 है। अनिमा क्या है, अनिमा ही इनकी सहेली होती है। तो अंजलि या अंजू, अंजू को ही अंजलि कहते हैं और अंजलि का पति इंद्र नारायण होता है। 38-40 उम्र इसका है। अंजलि लगभग वही 30 की है और इनका भाई 27-28 की उम्र अंजू है और इनकी सहेली क्या है, अनिमा। और अंजू का पुत्र वही नीरज जो है, अंजू का पुत्र होता है 11 साल का। मुन्नी नौकरानी है, राधु नौकर है इनके यहाँ पे। उपेंद्र नाथ के नाटक कौन से और हैं, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद, उड़ान, पैतरे, अंजू दीदी, अंधी गली, बड़े खिलाड़ी, भंवर आदि। जिसकी आत्मा कमजोर है, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हुआ, इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है आप, इस बकरी को जितना दे पाए उतना ही। तो बकरी नाटक में देखिए ये संवाद जो है किसने कहा कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, लालच हो। वैसे भी बकरी नाटक में इन लोगों ने लोगों को लूटा ही है, तो ये कौन कहता है, सत्यवीर कहता है। जिसकी आत्मा जैसी भी हो, तो ये संवाद जो है बकरी नाटक में देखने को मिलेगा, ये सत्यवीर द्वारा कहा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा ये पहला नाटक है बकरी नाटक। सक्सेना जी के प्रमुख नाटक में बकरी तो 1974 में इन्होंने लिखा है और बकरी फिर लड़ाई 1979 में है। अब गरीबी हटाओ 1981 में इनका है, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा। बकरी नाटक के संबंध में सर्वेश्वर का क्या कहना है, तो बकरी नाटक के संदर्भ में सर्वेश्वर का कहना, ये नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। इस नाटक की रचना यूपी की नौटंकी शैली में हुई है। इसमें दोहा, चौबोला, बरेतिबिल, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। नाटक के पात्र में है नट नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर, विपत्ति।
हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। ये जो है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद से कहा था, हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। ये कहना शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा। पत्नी द्वारा लिखी गई 1944 में जो इनकी जीवनी है, प्रेमचंद के बारे में तमाम लोग ने कलम चलाई, लेकिन खुद उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी और उनकी पत्नी शिवरानी ने जो जीवनी लिखी प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी प्रेमचंद के साथ रहती हुई इनके जीवन की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं की साक्षी रहीं। शिवरानी ने क्यों लिखी होगी प्रेमचंद की जीवनी? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। वह ये कहती हैं कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद करेगा। मैं परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे बहुत सुखकारी लगता है। तो ये है आप हुदरी के बारे में, रचना पूरा हमने करा दिया है चैनल पे। आप हुदरी पुस्तक में रमणिका कहती है, ये एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। आप हुदरी पंजाबी भाषा का शब्द है। पंजाब की एक कूड़ी मान नामक कुप्रथा का वर्णन यहाँ पे है। आप हुदरी रमणिका के जीवन की वास्तविकता को परत दर परत खोलती है। बोल्ड एवं निर्भीक आत्मस्वीकृति की साहसिक गाथा है, जिसमें लेखिका के बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा, काल, साहित्य, समाज सेवा, राजनीति, संघर्ष, सब रचनाकार की अद्वितीय दुनिया थी। आपुद्री में स्त्री बोल्ड लेखन का फलक बहुत व्यापक है। इस आत्मकथा का एक प्रमुख आयाम स्त्री मुक्ति से भी संबंधित है। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा? चंपा हरिवंश राय, बच्चन का चंपा करकल और बच्चन जी तीनों ही मित्र थे आपस में, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। बाकी इनकी आत्मकथाओं को 4 भागों में देखें। फिर नीड़ का निर्माण है, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान है। इसमें इन्होंने अपनी पहली बीबी श्यामा के बारे में जिक्र किया और इस किताब को श्यामा की मौत पर ही खत्म किया। श्यामा से शादी से पहले बच्चन का एक अफेयर हुआ अपने दोस्त करकल की बीवी चंपा से, और ये करकल की मर्जी से था। हालांकि बच्चन जी इसे राधा श्यामा के प्रेम की तरफ परिभाषित करते हैं। करकल की असामयिक मौत से पहले करकल ने उनसे उनका ध्यान रखने का भी वायदा लिया था। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ये था मनु भंडारी का ही व्यक्तित्व। उन पे 2 लोगों का प्रभाव विशेष कर देखा जा सकता है। प्रथम उनके पिता का था, दूसरा उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल का। मनु भंडारी के पिता का व्यवहार उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। उनके पिता उनकी बड़ी उपेक्षा करते थे, इससे इनके मन में आत्मविश्वास की कमी हो गई। भविष्य में अपनी सफलता पर लेखिका को कभी भरोसा ही नहीं हुआ। पिता द्वारा लोगों पर शक करने की आदत भी उनके व्यक्तित्व में स्वतः ही आ गई। 10वीं कक्षा में उनकी पहचान हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उनके साथ हुई चर्चाओं ने लेखिका के साहित्य के ज्ञान को बढ़ाया तथा बचपन के खोए आत्मविश्वास की भावना फिर जागृत हुई। उनका मन स्वतंत्रता संग्राम की ओर उन्मुख हुआ और वे लेखन की ओर कदम बढ़ाई। उनके व्यक्तित्व में वीरता, आत्मविश्वास के गुणों का समावेश भी शीला अग्रवाल के कारण ही हुआ। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कलवा मसाला बनावे जिसे खेत में आगे दून अनाज उपजे। तो आप देखते हैं कि ये जो है बलिया में भारतवर्ष की उन्नति के संबंध में जब वो बात करते हैं भारतेंदु जी, ये प्रसंग वहाँ से लिया गया है। दिल्ली दरबार वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। बाकी ये भारतेंदु जी का 1884 में जो है बलिया के दर्री मेले के स्पीच से है। दिल्ली दरबार भारतेंदु जी का है, सुशंभू के चिंठे बालमुकुंद का है, उज्जाग मुसाफिर विवेकी राय का है। बाकी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इससे ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे था। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर जा रहा है, 2 पर रहा है। एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। तो ये जो है कहना है विवेकी राय जी का। ये कथन उठजाग मुसाफिर से उद्धृत है। विवेकी राय एक ललित निबंधकार के तौर पे जाने जाते हैं। प्रमुख निबंध में विवेकी जी का जो निबंध है प्रमुख उनमें है मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी, गवई गंध गुलाब, मनबोध मास्टर की डायरी, गवई गंध गुलाब, फिर बैतलवा डाल पर है, आस्था और चिंतन, जुलूस रुका है, उठजाग मुसाफिर। हजारी द्विवेदी ललित निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। इनके अन्य निबंध में है कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, वसंत आ गया, वर्षा, गणपति से
घनश्याम तक। मेरी जन्मभूमि परंपरा और आधुनिकता कुटच। विद्या निवास मिश्र के निबंध हैं गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छां, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, फागुन दुए दिन, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, साहित्य के सरोकार। कुबेर नाथ राय के निबंध प्रिया नीलकंठी, रसाकेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्र, मणिपुतुल के नाम, मनवा, पावन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, मराल, आगम की नाव, उतरू कुरु। निम्नलिखित में से कौन विद्या निवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, छोटे छोटे सुख, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो इनमें से कौन विद्या निवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? तो छोटे छोटे सुख जो है ये नहीं है। छोटे छोटे सुख जो है विद्या निवास मिश्र कृत निबंध नहीं, उनके द्वारा नहीं है। छोटे छोटे सुख निबंध रामदरस मिश्र जी का है। छोटे छोटे सुख रामदरस मिश्र जी का है। कितने बजे, बबुल और कैक्टस, रामदरस मिश्र जी का निबंध संग्रह है। साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजक गद्य, निवास विद्या जी का है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत से अभ्यासजनक सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? तो ये है नाखून क्यों बढ़ते। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मानना है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत से अभ्यास जन सहज वृत्तियां रह गई हैं। ये पंक्तियां नाखून क्यों बढ़ते निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इनके अन्य निबंध में है कल्पतरु, साहित्य सहचर, अशोक के फूल, देवदारू, वसंत आ गया, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया। और अन्य निबंध संग्रहों में देखें तो अन्य निबंध संग्रहों में है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार वितर्क 1957, विचार प्रभाव 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त है निबंधकार। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है। उठजांग मुसाफिर ये विवेकी राय जी का है। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के, हर्ष और दीर्घ। तो इसमें देखिए स्वर के संबंध में बताना है, क्या स्वर दो ही प्रकार के होते हैं और क्या सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। तो इसमें देखना है कि स्वरों के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए स्वर ध्वनि के संबंध में अगर देखें तो निम्नलिखित तथ्य इस प्रकार है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर उच्चारण जब हम बोलते हैं तो मूल स्वर 10 है और स्वर ध्वनि के उच्चारण में स्वर जो है ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख से निकलती है। मात्रा के आधार पे देखें तो मात्रा के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर। लेकिन ये ध्यान रखिए मात्रा के आधार पे कह रहे हैं स्वर हर्ष होता है, दीर्घ। प्लुत कोई स्वर मात्रा के आधार पे नहीं होता। और स्वरों का वर्गीकरण इस तरीके से क्लासीफाई किया जैसे मुख विवृत में अगर हम कहें विवृत यानी गोला, तो बड़ा आ जब बोलते आ तो विवृत है, और आधा यही चीज अगर हम बोलेंगे जिसे हम कहेंगे अर्ध विवृत, तो सिंगल आपने अ बोल दिया। तो ये चारों आपको रट लेना है कि विवृत आ, अर्ध विवृत में अ ए अ करके ऐसे है, समृत में ई ओ और ईसत समृत में ए ओ। ऐसे ये तो मुख खुलने के आधार पे हो गया, विवृत, अर्ध विवृत, समृत, ईसत समृत। लेकिन जीवा में अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। आगे जब हम बोलते हैं जीभ से तो ई ए, मध्य में अ, पश्च में अ उ ऐसे करके। और ओठ के आधार पे देखें तो आवृत्त मुखी और फिर वृत्तमुखी। आवृत्त मुखी में अ ई ए और उ ऐसे करके है। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। क्रिया के संबंध में जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो जिस क्रिया का फल जो है वो कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है। यहाँ पे ध्यान रखिए ये कह रहा है कि जिस क्रिया का फल सकर्मक तो है लेकिन कर्म पर नहीं पड़ रहा, सकर्मक, लेकिन कर्म पर नहीं कर्ता पे पड़ रहा। क्या ये सही होगा?
जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हुए समापिका कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाए उसे क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। अकर्मक क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल अंश है वो धातु है। तो क्रिया के संबंध में सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्रिया के संबंध में उचित तथ्य क्या है? जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रह के वाक्य को समाप्त करती हैं उनको समापिका कहते हैं। समापिका क्रिया। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, विधान किया जाए तो उसे क्रिया कहेंगे। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में कोई विधान किया जाए और क्रिया के मूल अंश को, जो क्रिया का मूल अंश है उसे धातु कहते हैं। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। किस नाम से भारतेंदु जी ने लिखा? अब्र नाम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां के संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। कौन? जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अब इसमें से हमें बताना है, इन कथनों पे विचार करना है कि, और हाँ, ये ऑप्शन भी दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रात समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस तरीके से देखें कि कविता के संबंध में अगर देखें तो उचित कथन क्या है? तो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा है ये खड़ी बोली में रचित है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा जो है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। तो पहला जो है दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये दोनों ही दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरण कविता में बंगला प्यार छंद का प्रयोग किया है। भारतेंदु द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ कौन से हैं? तो काव्य ग्रंथों में देखें उनके द्वारा रचित है प्रेमाश्रु वर्षण, ससई श्रृंगार, मधुमुकुल, भक्ति सर्वश, वैशाख महात्म्य, विनय प्रेम, और इनके अलावा जो है विनय प्रेम 50 हुआ, उर्दू का स्यापा, बकरी विलाप, अपवर्ग पंचक, विजयनी, विजय, वैजयंती, रिपुनाष्टक। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल रचना जो है इनके बारे में पूछा गया है कि ये रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्तार्ज का संकलन है। कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा ही 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। दूसरी परंपरा की खोज त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। तो यहाँ पे देखिए हमको समझना है गद्य विधाओं में जो ये कह रहे हैं कि गद्य विधाओं से संबंधित उचित कथन पे सोचें कि ऋण जल धन जल, तो ऋण जल धन जल क्या है? ये रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित क्या रिपोर्ताज है? सही बात है। दूसरा, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक क्या रामकुमार वर्मा ही है। और तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। कुछ अन्य रिपोर्ताज के नाम दिए हैं जैसे लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज, तो ये तो है शिवदान सिंह का। रांगे राघव, तूफानों के बीच, रिपोर्ताज में लक्ष्मीपुरा शिवदान का है, तूफानों के बीच जो है वो रांगे राघव का है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का। युद्ध यात्रा धनवीर भारती जी का। और इनके अलावा नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, रेणु का। और विवेकी राय का है जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। बनारसी दास जैन की जो अर्ध कथानक है वो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम का रसीदी टिकट, हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के एग्जाम्पल हैं। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है।
अपनी खबर जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये देखना है। तो पहला तो बनारसी दास जैन की अर्धकथानक जो है, जो बनारसी दास ने अर्धकथानक लिखा उसको हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। और जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, प्रीतम की रशीदी टिकट, हंसा वोडकर की सुनो सुनाती हूँ, ये अनुवाद की हुई आत्मकथाएं हैं। अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है अपनी खबर। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा है। जानकी देवी बजाज हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका है। कौन है? जानकी देवी बजाज जो है ये कौन है? हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज। मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी हिंदी की पहली आत्मकथा है ये। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोक शीर्षक से प्रकाशित कराया है। हिंदी की प्रमुख आत्मकथाओं में उनके लेखकों के साथ देखें तो राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है आत्मकथा नाम से। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। अंबिका दत्त व्यास का है निज वृत्तांत। शांकृत्यायन का मेरी जीवन यात्रा। रमणिका गुप्ता का आत्मकथा है हादसे। मैत्रेयी पुष्पा का है कस्तूरी कुंडल बसे। प्रभा खेतान का है गुड़िया भीतर गुड़िया अन्य से अनन्या। और चंद्र किरण सोनरक्षा का है पिंजरे की मैना। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण कौन से हैं? काव्य दोष से संबंधित क्लिष्टत्व दोष, वेद नखत ग्रह जोरी अर्घ करी को बरजे हम खात। आक्रमत दोष में दोष मुख मयंक को देख कर भिक्षा मानस कंच। दुष्क्रमत दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। ग्रामत्व दोष कस्ती कटिति खनिष्ठ मासी देह। और इनके अलावा है अप्रतित्व दोष, ये तल बसी दुख देते है ये मेरे अनुभव। तो इसमें हमें काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण को देखना है। जैसे क्लिष्टत्व में है कि कौन सा कठिन दिया है पंक्ति आप। वेद नखता ग्रह जोरी अरि अर्थ करी हो बरजे हम। अक्रमत्व में क्रम से नहीं दिया है ये दोष है। तो मुख मयंक को देख कर भिक्षा मानस कहीं। अप्रतित्व में हेतल बसी दुख देत है तेरे अनुभव। काव्य दोषों की चर्चा सबसे पहले आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में ही दिखता है। एते दोषास्तु विज्ञो सूरी विनार्थ का। इस तरीके से केवल मिश्र ने काव्य रचना के तहत रस उत्पत्ति के बाधक तत्व को दोष माना है। दोषत्यम चार रसोत्पत्ति प्रतिबंधकत्व। भरत मुनि ने दोषों की संख्या कितनी? 9 बताई है। आचार्य वामन ने दोषों की संख्या कितनी बताई? तो आचार्य वामन के अनुसार दोषों की संख्या 4 है, जिसमें पदगत दोष है, वाक्य दोष है, वाक्यार्थ है, पदार्थगत है। मम्मट ने दोषों के कितने भेद बताए? तो 5 है। शब्द दोष है, अर्थ दोष है, रस दोष है, छंद दोष है, वाक्य दोष है। इतने प्रकार के दोष तो मम्मट ने बताए हैं। आनंदवर्धन ने दोष की जगह अनौचित शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार काव्य दोष में श्रुति कटत्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, ग्रामत्व, अश्लीलत्व, च्युत संस्कृति, संदिग्ध पुनरुक्त, स्वशब्दवाच्य ये सभी हैं। काव्य रीति के संबंध में सही कथन क्या है? रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बनाया। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। हृदय के रागात्मक भाव की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति कहलाती है। तो यहाँ पे सही सुमेलित करें तो रीति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे ना, वो आचार्य वामन ने ही रीति शब्द का प्रयोग किया था। दंडी ने बल्कि रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्र ने रीति को शब्द संगठना बताया। वामन के मत से रीति काव्य की आत्मा। रीति के 3 प्रकार हैं, वैदर्भी, गौड़ीय, पांचाली। विदर्भ आदि देशों में प्रचलित है। यह दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है, जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से अलग है। गौड़िया ओज कांति में होता है, इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव है। इसमें समास के बहुत प्रयोग होते हैं। पांचाली मधुर और सुकुमारता से संपन्न पांचाली रीति होती है। ये आगठी भाव शिथिल छायायुक्त मधुर है। रुद्रट के अनुसार रीति के 4 भाग हैं, वैदर्भी, पांचाली, लाठी और गौड़ी। कुंतक ने बताया सुकुमार, विचित्र, मध्यम। कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार करें। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है, जिसका गुण सृजन है। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य और गौड़। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, जबकि गौड़
दार्शनिक एवं कलाकार के। मुख्य कल्पना इच्छाचारित वॉलंटरी होती है, मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सायास होती है। तो कल्पना के समय में कॉलरिज की जो कहने हैं, कथन जो है कि कल्पना को कॉलरिज ने क्या माना है, तो कल्पना को कॉलरिज ने माना है ईश्वरीय शक्ति, जिसका गुण क्या है, कल्पना को कॉलरिज ने माना ईश्वरीय शक्ति और सृजन। कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। मुख्य कल्पना की अविष्टि जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार विशेषता होता है। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज दोनों मित्र थे। लिरिकल बैलेट नामक कविता दोनों के सहलेखन में लिखा गया। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर थी। कॉलरिज की प्रमुख रचनाओं में द फ्रेंड है, एड टू रिफ्लेक्शन है, चर्च एंड स्टेट है, कन्फेशन ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट है। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में विचार करना है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरी में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपरा से मोह करना सिखाया। तो इनमें क्या सही होगा? ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा तो जो यहाँ की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी और इसने सरकारी नौकरी में भारतीय के प्रवेश के द्वार खोले थे, ये सही है। सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले और कुछ चीज़ें इसके बारे में गलत भी है। दलित विमर्श से डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते थे। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बारे में समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। तो पहली बात तो यही कि डॉक्टर अंबेडकर जो है इन्होंने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज को स्थापित किया। इसके बाद दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बारे में समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। दलित चिंतक जो होता है वर्णाश्रम व्यवस्था की निंदा करता है। दलित साहित्य वेदना, चीख और छटपटाहट का साहित्य है। दलित लेखन का आरंभ सबसे पहले मराठी में हुआ। दलित साहित्य शुद्ध कला न होकर एक सामाजिक आंदोलन है। दलित साहित्य का आरंभ 1980 के बाद आत्मकथा लेखन में भी। सतपुड़ा की जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? देखिए यहाँ पे जगमगाते जगे जागे जंगल, नींद में डूबे हुए से, चिलचिलाते जले, घिनौने घने, कंप से कनकने। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इसमें जो है सही है सतपुड़ा के जंगल कविता के संदर्भ में। तो विशेषण में यही दिया था, नींद में डूबे हुए से, घिनौने घने, कंप से कनकने, ऊँघते अनमने, कष्ट से ये सने, अजगरों से भरे, गति से परे लताओं के बने। यानी इतना विशेषण जो है ये सतपुड़ा की जंगल कविता में आया हुआ है। नींद में डूबे हुए, घिनौने घने जंगल, इनके अलावा ऊँघते अनमनी जंगल, कष्ट से ये सने जंगल, और आगे कहता है कि अजगरों से जो है भरे जंगल, गति से परे जंगल, लताओं के बने जंगल। प्रिय प्रवास किन छंदों में रचा गया है? तो प्रिय प्रवास जो रचना है उसके बारे में क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किन छंदों में रचा गया है? इंद्रव्रजा, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, कनक मंजरी, मांदा कांता। तो यहाँ पे अगर हम प्रिय प्रवास हरिओं का जो महाकाव्य है देखें तो जो है द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, मांदा कांता, इनमें जो है रचा गया इन छंदों में। द्रुत विलंबित जो है इस वर्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ डगड़ के क्रम कुल मिला के 12 वर्ण होते हैं। शार्दुल विक्रीडित में इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12 वर्णों के बाद तथा चरणांत में यति होता है। गढ़ों का क्रम इस प्रकार होता है, मगड़ सगड़, शगड़ तगड़, इस तरीके से। और मांदा कांता में इस वार्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में भगड़ नगड़, नगड़ तगड़ और 2 गुरु क्रम के क्रम से 17 वर्ण होते हैं तथा 10 से 17 वर्णों पर यति होता है। भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्भव को इन वचनों से संबोधित करती हैं, जोग सिखावत पाड़े, मधुकर मधवत वारे, ज्ञान की महल, घोष बड़ो व्यापारी। तो भ्रमर गीत पदों में देखें तो जो गोपियां हैं वो उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं, जोग सिखावन पाड़े, मधुकर मधुवत वारे, घोष बड़ो व्यापारी। मैला आंचल की स्त्री पात्र के संदर्भ में बात करें तो सुहागी, मनोरमा, मंगला देवी, फुलिया, आभा रानी, इनमें कौन से पात्र जो है स्त्री पात्र में आते हैं? तो मैला आंचल के स्त्री पात्र में देखें तो फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी, कमला, लक्ष्मी, ममता, शिलिया, राम प्यारी। इतने जो है यहाँ पे जो है मैला आंचल की स्त्री पात्र में हो गए फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी, कमला, लक्ष्मी, ममता, शिलिया, राम प्यारिया।
तमस उपन्यास के पात्र कौन है इसमें? अब्दुल्ला बेग, हरनाम सिंह, गिरधारी लाल, हयात बख्श, देवदत्त। तो तमस उपन्यास जो है, तमस उस उपन्यास बीस वानी जी का। इसमें पात्रों के नाम के बारे में देखना कि कौन सा सही है। तो तमस उपन्यास के पात्र देखिए, इसमें है हरनाम सिंह, हयात बख्श, हरनाम सिंह है, हयात बख्श है, देवदत्त, नथु बख्शी जी, अजीज, मास्टर रामचंद मेहता, अजीत सिंह, कश्मीरी लाल, जनरल, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी, मौलदाद, लक्ष्मी नारायण। तो इतने पात्रों का नाम यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ है कि कौन कौन से हैं इसमें। हरनाम, हयात बख्श, देवदत्त, नत्थू बख्शी जी, अजीज, मास्टर रामदास मेहता, अजीत सिंह, देशराज, शंकर, कश्मीरी लाल, जर्नैल, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी, मौलदाद जी, लक्ष्मी नारायण। मानस का हंस उपन्यास की रचना में नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है। किनसे? तुलसी काव्य मीमांसा से, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसी से, काशी का अकबर से, और काशी के इतिहास से और अकबर से। तो जो मानस का हंस लिखा गया है, इसमें जो है अमृतलाल नागर ने जिन पुस्तकों का सहयोग लिया उसको उन्होंने मेंशन भी किया है, जिसमें तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी काव्य मीमांसा के अतिरिक्त है काशी का इतिहास। तो तुलसी काव्य मीमांसा हो गया, काशी का इतिहास, अकबर। मानस का हंस में नागर जी ने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र का चित्रण किया है। तीसरी कसम कहानी के पात्र इनमें कौन है? लाल मोहर महेश्वर, बेगू पटवारी, पलटदास, धोनीराम। तो तीसरी कसम कहानी के पात्र इनमें से कौन है जो सही है इसमें? तो यहाँ पे देखिए, तीसरी कसम जो है कहानी, इसके पात्रों में है लाल मोहर, पलटदास, धुन्नीराम। तीसरी कसम कहानी में जो पात्र है लाल मोहर है, पलटदास है, धुन्नीराम है। इनके मुख्य पात्रों में गाड़ीवान हीरा मन और कंपनी की औरत हीराबाई है। तीसरी कसम कहानी प्रेममुख कहानी है। ये निश्चल प्रेम कथा कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण करती नहीं दिखती और ना तो इसमें प्रेम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, ना ही लंबी चौड़ी कस्में खाई गई हैं। रेणु की प्रसिद्ध कहानियां मारे गए गुलफाम है, तीसरी कसम, आदिम रात की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट और ठेष्ट संबंधिया करके है। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में बताना, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग किया गया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काट जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करता है। तो जो गैंग्रीन कहानी है, जो कि पहले रोज नाम से जो है अज्ञे द्वारा संपादन में आया, तो ये जो गैंग्रीन है, इसको अज्ञे जी ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की जो विषमता है उसको इसमें चित्रित किया है। इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की जो सारहीनता है और एक रास्ता एक ढर्रे पे जीवन जीने की जो उनके रंग ढंग है वही दिखाया है। और गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर जो पैर काटे जाने की सूचना इसमें जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करता है। गैंग्रीन कहानी का मूल वर्ड विषय क्या है? एक युवती मालती, उसका यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू वातावरण में उसके बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। ये एक विवाहिता स्त्री के अभाव में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी को चित्रित करता है। कहानी के पात्र हैं मालती, महेश्वर, टीटी और कथाकार। अज्ञे की प्रमुख कहानियों में विपथिका है 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी कहानी 1948 और जयदेव जो है कहानी 1951 में है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो मल्लिका है, आषाढ़ के एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे को भी बीत ही जाएगा। ये अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये प्रांतियां मैंने उज्जैनी से आगे आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक जो कि मोहन राकेश का सुप्रसिद्ध नाटक है, उसमें मल्लिका ने कि कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना हो, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत ही जाएगा। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है, ये कहा था। और बाकी ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में, रचनाकार इसके मोहन राकेश जी हैं। एक विखंडित नाटक है। प्रथम खंड में युवक कालिदास उज्जैन नामक नगर क्षेत्र में शांतिपूर्वक जीवन जो है गुजार रहा है और अपनी कला विकसित कर रहा था। मल्लिका के साथ प्रेम संबंध भी है।
द्वितीय खंड में पता लगा कि कालिदास की उज्जैनी में धाक जम चुकी है और हर ओर उसकी ख्याति फैल चुकी है। तृतीय अंक में कालिदास ने सब कुछ त्याग दिया था। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस नाटक में भारत दुर्दय और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंद्र के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निहचे भारत को अवनाश। इस नाटक में भारतेंद्र के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप में दर्शन भी होते हैं। तो भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक है। इस नाटक में उस समय के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों की आलोचना की गई है। इस नाटक में भारत दुर्दय और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंद्र के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। इस नाटक में भारतेंद्र के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक एवं अनुदित नाटकों की कुल संख्या 17 बताई गई है। इनके नाटक जैसे हैं वैदगी, हिंसा हिंसा नाभवती, विशेष विषमोधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधे नगरी और सती प्रताप। अध्यापक पूर्ण सिंह जो कि निबंध के रूप में विख्यात निबंध लेखन 6 निबंध से, तो ये हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखा था। स्वामी रामतीर्थ के बारे में कह रहे हैं। पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्य को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहा है। पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल कितने निबंध? 36 निबंध लिखे हैं। पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी हैं। तो अध्यापक जो पूर्ण सिंह के बारे में दिया है कि अध्यापक पूर्ण सिंह हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने मात्र 6 निबंध लेकर हिंदी निबंध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। इनके निबंध में आता है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा, जिनमें उन्होंने सर्वाधिक अंग्रेजी में ही लिखा है। इन्होंने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी भाषा में 50 से ज्यादा संख्या में लेख लिखे हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव की बड़ी सहजता से प्रयोग किया गया है। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठी का प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी है। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानते हैं। तो यहाँ पे जो शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त जो है इनका प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध है। शिव शंभू का चिट्ठा किसका? ये निबंध में देखें तो ये बाल मुकुंद गुप्त जो है, शिव शंभू का चिट्ठा जो है ये बाल मुकुंद गुप्त का एक प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल पर तीखा व्यंग किया है। शिव शंभू इस निबंध में कल्पित चरित्र है। इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुराशा मानते हैं। गुप्त जी ने अनिश्चितता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी की विरुद्ध लेख माला प्रकाशित की। इनकी प्रमुख रचनाओं में खिलौना, खेल तमाशा, अस्फुट कविता, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली है। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र को
यहाँ पे जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उनको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ वैश्वाड़ी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध हैं धोखा, दात, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भव, नारी, मनोयोग, मुझ, परीक्षा, समझदार की मौत, घूरे का लत्ता बीने, कनातन के दौल बाधे। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना है। द्विजेंद्र लाल राय शरदचंद्र के कटु आलोचक थे। गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृश्य देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। शरदचंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रमथनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए। तो यहाँ पे जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। इस जीवनी में गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृश्य देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र कहाँ पे थे, तो जो इनकी कहानी है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु कितनी थी, तो देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु कुल 17 वर्ष की थी। मुर्दैया के संदर्भ में विचार करना है कि तुलसीराम के गांव का नाम बारागावा है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक है। बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम का नामकरण किया है। कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था। बाबा को पांव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया था। अब यहाँ पे हमें देखना, तो ये मुर्दैया के बारे में पूछा ना, मुर्दैया के संदर्भ में क्या सही है क्या नहीं है। तो तुलसीराम के गांव का नाम क्या है, तुलसीराम के गांव का नाम धर्मपुर है, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है। तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दैया तथा मणिकर्णिका 2 भागों में लिखी है। तुलसीराम प्रमुखतः दलित साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा में दलितों के यथार्थ जीवन का चित्रण किया है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तो क्रम से देखें यहाँ पे तो जो भी सही है, यानी तत्पुरुष समास में देखें तो शिवालय, द्वंद्व समास लवकुश, अव्ययी भाव समास यथामिति, बहुव्रीहि चक्रपाणि। एक तरफ संप्रदाय के नाम है, प्रवर्तक है श्री संप्रदाय, ब्रह्म है, रुद्र है, शनकादि है। तो संप्रदाय के नाम में देखें श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। मंटू मेरा दुश्मन, ए और वे, जंजीरें और दीवारें, प्रेमचंद घर में। तो इन्हें हमें क्रमशः अगर मिलाना है तो मंटो मेरा दुश्मन ये किसका है, उपेंद्र नाथ दास का है। ए और वे जैनेन्द्र का है। जंजीरें और दीवारें बेनीपुरी का है। प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी का है। काव्य प्रकाश चंद्रालोक कोयलानंद, साहित्य दर्पण। तो यहाँ पे लेखक, ग्रंथ का नाम और समय है मम्मट, काव्य प्रकाश 11वीं सदी, जयदेव चंद्रालोक 13वीं सदी, अप्पय दीक्षित कोयलानंद 17वीं सदी। तो मम्मट का क्या है यहाँ पे, मम्मट का है काव्य प्रकाश 18वीं सदी, जयपुर का है चंद्रालोक 13वीं सदी, अप्पय दीक्षित का कोयलानंद का है, कोयलानंद ग्रंथ का नाम है अप्पय दीक्षित के, ये 17वीं सदी, विश्वनाथ साहित्य दर्पण 14वीं सदी। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी का मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से लोकवादी तुलसी। क्रमशः में पुस्तक और आलोचक के नाम देखने हैं। गोस्वामी तुलसीदास का शुक्ल, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह, तुलसी आधुनिक वातायन से करके है, ये रामेश कुंतल मेघ का है। लोकवादी तुलसी ये किसका है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी का है। शेखर एक जीवनी भाग 1 खंड में प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। तो इन्हें हमें क्रमशः अगर यहाँ पे मिलाना है तो प्रथम खंड जो है इसका ऊषा और ईश्वर से है, द्वितीय खंड बीज और अंकुर से है, जिसका तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष। तो प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति।
किरण, राही, लक्ष्मण, कानों में कंगना, अनीता, चीफ की दावत, श्यामनाथ और क्रमशः अगर देखें तो सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। किरण, तो कहानी क्या है? किरण जो है इसमें कहानी जो है लेखक कौन है? राधिका रमण प्रसाद, कानों में कंगना। लक्ष्मण, कोसी का घटवार, यह शेखर जोशी का। अनीता, अनीता जो कहानी है बेसिकली ये अनीता कहानी में जो अनीता जो है राही कहानी में पात्र है, राही मासूम रजा की कहानी है। और श्यामनाथ भीष्म सानी जो है चीफ की दावत से है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। नाटक और पात्र चंद्रगुप्त, अंजू दीदी, बकरी और अश्कनपुर। तो क्रमशः नाटक, पात्र और लेखक में देखें तो जो चंद्रगुप्त है, जयशंकर प्रसाद लेखक है और लीला इसमें पात्र है। असर का अंजू दीदी, मुन्नी पात्र। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, इसमें पात्र राम है। और प्रसाद का जो है स्कंदगुप्त, जयमाला पात्र है। निबंध संग्रह और संपादक चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और 4 क्रमशः देखना है। तो यहाँ पे निबंध संग्रह और संपादक में देखें तो चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि भाग 3 डॉक्टर नामोर सिंह, चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो ये चिंतामणि भाग शुक्ल हो गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गया, नामोर सिंह हो गया और कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव रानड़े के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति और आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों के पहले से बाद के क्रम में अगर देखें तो देवनागरी के मानकीकरण में सर्वप्रथम गोविंद रनाडे ने सुझाव दिया। दूसरा, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति 1906 का गठन हुआ। काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति 1935 ईस्वी, आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में गठित परिषद 1947 ईस्वी, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद 1953 ईस्वी। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्राचीन भाषा के भारत के भाषा परिवार। तो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए कौन कैसे आलोचनात्मक कृतियों में आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य 1916 ईस्वी, भाषा और समाज करके है 1961 में। तो आस्था और सौंदर्य 1916, भाषा और समाज 1961, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, प्राचीन भारत के भाषा परिवार 1979। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। तो यदि इन्हें क्रम से लगाएं स्थापना वर्ष के आधार पर संस्थाओं को पहले और बाद के क्रम में, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 ईस्वी, ब्लावस्की एवं कर्नलाल काट थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कामायनी छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद का महाकाव्य है। कुल 15 सर्ग है। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद में लगाएं तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राग दरबारी, आपका बंटी, झूठा सच, मैला आंचल, मानस का हंस। तो यहाँ पे देखिए मैला आंचल 1954 ईस्वी, फणीश्वर नाथ नेहरू, झूठा सच 58 से 60 यशपाल, राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल, आपका बंटी 1971 मनु भंडारी, मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर। कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ईदगाह, कानों में कंगना, राजन निर्वंशी, आकाशदीप, परिंदे। तो कहानियों को हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाएंगे तो कानों में कंगना 1913 ईस्वी, राधिका रमन प्रसाद, आकाशदीप कहानी 1929, जयशंकर प्रसाद, ईदगाह 1933 ईस्वी, प्रेमचंद, परिंदे 1960 ईस्वी, निर्मल वर्मा, राजा निर्वंशिया 1957, कमलेश्वर। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों को क्रम से निर्धारित करना है।
चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिलावन मान। चूरन जब से हिंद में आया, इसके अलावा चूरन साहब लोग जो खाता, फिर चना खाते मियाँ जुलाहे। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बात के आए संवाद के क्रम में अगर देखें इसको, तो लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। इसके बाद चना चुरमुर चुरमुर बोले, ये है। और इसके बाद जो है, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलाते गाए बगाए। फिर चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। इसके बाद है चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारक है। तो पहला क्या है, भौगोलिक परिवेश का भाषा की मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान। दूसरा, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। दोनों में से अगर देखें तो कौन सा सही है, तो अभिकथन ए जो है, भौगोलिक परिवेश जो है, इसका भाषा की मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा मूलतः क्या है, एक तरीके से सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति देने का काम करता है। बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलटाही भी है। बघेली जो बोली है, कह रहे हैं बघेली बोली के अन्य दो नाम में एक लरिया नाम है और एक खलटाही है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ में बहुत कम अंतर है। तो यहाँ पे दोनों में से सही क्या है, तो कथन एक कि बघेली बोली के अन्य दो नाम है। बघेली बोली के अन्य दो नाम में क्या है, लरिया है और खलटाही भी है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार जो अवधी है, बघेली है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपयुक्त कथन के आलोक में कथन एक असत्य है, लेकिन कथन दो सही है। लरिया और खलटाई छत्तीसगढ़ी बोली की उपबोली है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस राम कृष्ण के उद्गारों में भरी हुई थी। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो दोनों में से सही क्या है, अभिकथन एक, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनके भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखता है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुमति की थी। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे ज्यादा भोगता है। तो आपका बंटी जो उपन्यास है, उसमें विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी जो है वो सबसे ज्यादा भोगता है। और बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन ही है। तो इसमें अभिकथन ए यानी आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को जो बेगुनाह बंटी ही सबसे ज्यादा भोगता है। दूसरा कारण, बंटी जो है पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उसे मिला क्या, भटकाव, असमंजस, अकेलापन। आपका बंटी जो कि 1971 में उपन्यास मनु भंडारी जी ने लिखा, महाभोज 1979 में लिखा। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नजीर माहिर अली, चंद्रकला कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होता है और कथा का अंतिम घटना लगभग वही 10 बजे रात्रि में बीत जाता है। तो कथन एक गलत, लेकिन कथन दो सही है। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है और नजीर महिर, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरा, सिंदूर की होली का शुरू होता है मॉर्निंग में 9 बजे से और अंतिम घटना लगभग रात के 10 बजे में। ये दूसरा कथन जो है यहाँ पे सही है। बाकी पहला जो कथन है उसमें ये चीज़ गलत है, ये 3 अंकों में है। सिंदूर की होली नाटक 1934 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, ये कुल 3 अंकों में है। इसके प्रमुख पात्र में कौन है, रजनीकांत, मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल, है ना। तो प्रमुख पात्र में हो गया रजनीकांत, मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह, डॉक्टर, चंद्रकला, मनोरमा। इस नाटक में 3 दृश्य हैं, यानी 3 अंक है, 3 दृश्य है। पहला दृश्य वही 9 बजे शुरू होता है, दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा दृश्य जो है वो रात के 10 बजे।
लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक में अशोक 1926 ईस्वी, राजयोग 1933 ईस्वी, आधी रात 1936 ईस्वी। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला असर्शन है, एक और द्रोणाचार नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगति और विद्वताओं को उजागर किया गया है। एक और द्रोणाचार नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो दोनों कथनों में से अगर देखें तो कौन सा सही है? कथन ए, एक और द्रोणाचार के नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्वताओं को उजागर किया गया है। एक और द्रोणाचार नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। एक और द्रोणाचार नाटक शंकर शेष का है। नाटक को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य, उत्तरार्ध में 7 दृश्य। पौराणिक पात्रों में जो है कौन कौन है? तो जैसे द्रोणाचार है, द्रोणाचार के अलावा एकलव्य है, कृपि द्रोणाचार की पत्नी है। तो पौराणिक है ये सभी पात्रों में। द्रोणाचार जो है एकलव्य है, कृपि द्रोणाचार की जो पत्नी है, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार के पुत्र है, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, सैनिक, ये सभी पौराणिक पात्र है नाटक में। इनके अलावा जैसे आधुनिक पात्रों में उसी के समानांतर जो कहानी आधुनिक उसमें चलाते हैं, अरविंद है, लीला है। तो अरविंद है, लीला है। आधुनिक में यदु, प्रिंसिपल, चंदू, अरविंद। अरविंद तो है ही, लीला है, यदु है, प्रिंसिपल है, बिबलेंदु, अनुराधा है। एक और द्रोणाचार नाटक में महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को संवेदनशील झांकियां जो है इसमें प्रस्तुत की गई हैं। पौराणिक प्रसंग के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। प्रोफेसर कौन है? अरविंद है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान जो विसंगति है उसको दिखाया गया है। शंकर शेष के अन्य प्रमुख नाटक में मूर्तिकार नाटक है, रत्नगर्भा है, बेटो वाला बाय है, तिल का ताड़ बिन बाती के दीप, बंधन अपने अपने, खजुराहो का शिल्पी, फंदी, कालजयी, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, राक्षस फोस्टच्चर है, त्रिकोण का चौथा कोण, कोमल, कांधार, आधी रात के बाद। नीचे कथन दिए गए हैं। पहला है, शिवशंभु के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। दूसरा, ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई। दोनों में से सही देखना है कि क्या है सही इसमें। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो शिवशंभु के चिट्ठे हैं, शिवशंभु के चिट्ठे तथा दुबे जी की चिट्ठा, शिवशंभु के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने, यानी जो शिवशंभु का चिट्ठा है, दुबे जी का चिट्ठा, इसकी परंपरा में जो विद्यानिवास है, विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी की चिट्ठियां लिखी है। सही है। कारण ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई है। शिवशंभु का चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी का है। इसमें अंग्रेजों की नीति को दर्शाया गया है। ये चिट्ठे उस समय के राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं उतनी ही पूर्णता के साथ उस समय का कोई दूसरा विलेख नहीं है। दुबे जी की चिट्ठा व्यंग विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का है। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। तो विद्यानिवास भ्रमरानंद उपनाम से किसको लिखते थे? सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे, जिसमें चीनी आक्रमण, अंग्रेजी भाषा के प्रमुख एवं सामयिक समस्याओं पर चर्चा किया जाता था। इसमें कल्पना, विचार, वर्णन, रागात्मकता और व्यंग तथा हास्य जैसे गुण भी होते थे। ये सब विशेषताएं विद्यानिवास के निबंधों में मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि ललित निबंध की विविध शैली विद्यानिवास मिश्र के हाथों में ही जीवंत हुई है। नीचे दो कथन दिए गए। पहला है कि यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की होती है उतनी ही अंदर की। दूसरा, यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रायः ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और यह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी। तो कथन ए, यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की है उतनी अंदर की, कथन सत्य है। कारण यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा ब्यौरा होता है और वह जितनी बाहरी उतना ही अंदर।
मनुष्य अनादिकाल से यात्राएं करते आ रहा है, निश्चय ही वह उन यात्रा वृत्तांतों को अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को सुनाता भी रहा होगा, किंतु भारतीय साहित्य में उन वृत्तांतों को लिपिबद्ध करने की परंपरा लक्षित नहीं होती। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु ने शरयू पार की यात्रा, मेहंदावाल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। निम्नलिखित निबंधों को कालक्रम से लगाना है। गवई गंध गुलाब आम रास्ता नहीं, जीवन अज्ञात का गणित है उद्जाग मुसाफिर, चली फगुनाहट बौरे आम। तो यहाँ पे क्रम से देखें तो चली फगुनाहट बौरे आम 1975 ईस्वी, गवई गंध गुलाब 1980, आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी, उठ जाग मुसाफिर 2012। तो उपयुक्त निबंध विवेकी राय के। विवेकी राय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत के बदलते हुए गांव की संक्रांति चेतना के समर्पित शिल्पी हैं। विवेकी राय के प्रमुख निबंधों में है किसानों का देश 1956, गांव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958 ईस्वी, फिर बैतलवा डाल पर 1962, जुलूस रीका है 1977, गवई गंध गुलाब 1980 ईस्वी, नया गांव नाव 1984, आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी, आस्था और चिंतन 1991 ईस्वी, जगत तपोवन सो की 1995 ईस्वी, वन तुलसी की गंध 2002 ईस्वी, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी, उठ जाग मुसाफिर 2012। अब यहाँ पे आपको एक जो है गद्यांश का पूरा वो दिया गया है कि आपको इसे पढ़ना है और पढ़ के जो है इससे सही उत्तर का चयन करना। तो सबसे पहले आप गद्यांश से जो है पंक्तियों को पढ़े, जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन पढ़ के आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर आराम से निकल पाएगा। जैसे रबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती, तो फिर उसमें होगा कि उसके हृदय में परमात्मा के अलावा किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं था। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन का किसका आवरण माना जाता है, तो देखिए ये आपके सिलेबस से ही किसी भी उससे गद्यांश की पंक्तियां दी होती है। अब यहाँ पे जैसे दिया है कि जो सूफी मत है उसके अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया, तो आत्मा का। संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं, तो समाधि की सुगमता के लिए। बका की स्थिति, तो आप इसको बका फना ये सब सूफी मत में पढ़ते हैं। तो बका का क्या मतलब होता है ना, मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है। ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है, तो फना कहलाती है। इसी तरह 1857 की क्रांति से संदर्भित जो है ये पद्य दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे गद्य दिया है कि पढ़ना है। अनुच्छेद के आधार पर बताना है हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ, तो हिंदी प्रदेश में वही 57 के स्वाधीनता संग्राम में। अनुच्छेद के अनुसार 57 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट एवं प्रबल था। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 57 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया, तो बहादुर शाह को। इसके बाद 57 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका नेतृत्व किसानों ने किया। फिर 57 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी, तो सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। तो यहाँ पे जो है आपका ये सेट जो है फर्स्ट शिफ्ट का 2022 वाला ये समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट जल्दी ही लेके आएंगे, आप कंटिन्यूअस देखते रहे। आज के लिए धन्यवाद।